ट्रू गाइडर के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे कि ऑन विच डिवाइस यू कैन एक्सेस दिस ऑनलाइन पोर्टल, कि ये जो ऑनलाइन वेबसाइट है या ऑनलाइन सर्विसेज है नादरा की, ये हम किस डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हैं या कौन कौन सी लिमिटेशंस नादरा ने लगाई हैं। सवाल नंबर 2 के अंदर हम ये देखेंगे कि नादरा एक्चुअली कौन कौन सी सर्विसेज जो है अपनी ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि सारी सर्विसेज नादरा की ऑनलाइन नहीं है, बल्कि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन है, हम ऑनलाइन इनको एक्सेस कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे कि इस प्रोसेस में एप्लीकेशन को सबमिट करने में कितना टाइम लगता है और उस पर हमें कितनी कॉस्ट लगेगी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे हाउ टू पे फी, कि नादरा को हमने जो फीस है वो कैसे पे करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो भी एप्लीकेशन आप देना चाहते हैं उस एप्लीकेशन से मुताल्लिक जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे तलाश करने हैं। सवाल नंबर 6 अटेस्टर फॉर्म से रिलेटेड है कि एक अटेस्टर फॉर्म को आपने कैसे फिल करना है नादरा की गाइडलाइंस के मुताबिक और उसको कैसे अपलोड करना है। सवाल नंबर 7 के अंदर हम ये देखेंगे कि जो आपने अपनी पिक्चर आईडी कार्ड पे लगानी है उसको आपने नादरा के दिए गए पैरामीटर्स के मुताबिक या गाइडलाइंस के मुताबिक कैसे एडिट करना है, और ये नहायत ही अहम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम देखेंगे एक्चुअली जब हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, हम सारी चीज़ें सीख लेंगे तो एक एप्लीकेशन को आपने कैसे फिल करना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये देखेंगे कि नादरा की ऑनलाइन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हमारे पास कौन सी डिवाइस होनी चाहिए। तो उसमें दो रिक्वायरमेंट्स हैं नादरा की जानिब से। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है ब्राउज़र। ब्राउज़र कंपेटेबिलिटी से मुराद आपके सिस्टम में जो भी ब्राउज़र इंस्टॉल है उसका वर्जन नीचे दिए गए मुतल्लिका ब्राउज़र के वर्जन के मुताबिक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो मिनिमम वर्जन है क्रोम का वो क्रोम 40 होना चाहिए। इसी तरह अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो फायरफॉक्स का मिनिमम वर्जन जो आप यूज़ करेंगे वो है 39, फायरफॉक्स 39 मिनिमम, और इससे ऊपर आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट है स्क्रीन रेजोल्यूशन। इससे मुराद ये है कि आप जो भी लैपटॉप या पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो 1280 मल्टीप्लाई बाय 720 होनी चाहिए। आप अपनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके चेक कर सकते हैं। मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन रेजोल्यूशन आपके सामने चेक करके बताता हूँ आप लोगों को। ये राइट क्लिक करें और ये डिस्प्ले सेटिंग्स पे आपने क्लिक करना है। डिस्प्ले सेटिंग का मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें आप ये देखें स्केल एंड लेआउट, उसमें नीचे आ जाएं। ये देखें डिस्प्ले रेजोल्यूशन का जो लेबल है वो आपको नज़र आएगा, डिस्प्ले रेजोल्यूशन। तो मेरे जो लैपटॉप की अभी स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो नादरा के दिए गए स्क्रीन रेजोल्यूशन से काफ़ी हाई है और उसके मुताबिक है। ये देखें ये मिनिमम 1280 ज़रब 720 जो मिनिमम रेजोल्यूशन है नादरा की तरफ से ये होनी चाहिए आपके लैपटॉप पे। उससे ज़्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये देखना है कि नादरा एक्चुअली ऑनलाइन सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करता है। तो नादरा बेसिकली 4 मेजर सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। उसमें सबसे पहले आपके CNIC या NICOP से मुतालिक सर्विसेज हैं। दूसरे नंबर पर POC कार्ड से मुतालिक सर्विसेज हैं। तीसरे नंबर पर FRC से मुतालिक आपकी सर्विसेज हैं और चौथे नंबर पर वेरिफिकेशन सर्विसेज हैं। तो आइए इनको बारी बारी डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली CNIC या NICOP के अंदर
नादरा कौन कौन सी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँगा आपको, CNIC से क्या मुराद है, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं या तो आपका CNIC बनेगा, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आपका NICOP बनेगा। NICOP से मुराद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज। तो CNIC या NICOP के सेक्शन में जो सबसे पहली सर्विस है नादरा जो प्रोवाइड करता है वो है माई आइडेंटिटी कार्ड लाइक CNIC या NICOP हैज़ बीन स्टोलन या लॉस्ट। अगर आपका आईडी कार्ड जो है वो लॉस्ट हो चुका है या चोरी हो चुका है तो नादरा आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवाएं, आपको आपका जो कार्ड है वो रीप्रिंट करके आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। दूसरी सर्विस है अगर माई आइडेंटिटी कार्ड है एक्सपायर्ड, अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका है तो भी अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो कार्ड है नया कार्ड आपको आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। तीसरी सर्विस है आई वांट टू गेट द डाटा मॉडिफाइड ऑन माई आइडेंटिटी कार्ड, कि आपके आइडेंटिटी कार्ड पे जो डेटा है मुख्तलिफ किस्म का डेटा होता है, आपका नाम होता है, बल्दियत होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आपका एड्रेस होता है। तो अगर कुछ कोई भी चीज़ मॉडिफाई करनी है अपने डेटा के अंदर, आपका घर का पता चेंज हो गया है, आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं डेटा मॉडिफिकेशन के लिए। लेकिन एक बात क्लियर करना ज़रूरी है कि अगर आप अपने नाम में मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो नाम में मॉडिफिकेशन के लिए आपको नादरा दफ्तर जाना पड़ेगा। अगर माइनर चेंजेस है नाम के अंदर, मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ एक कैरेक्टर का फ़र्क है, जैसे AHMAD आपका असल जो है वो स्पेलिंग्स है, लेकिन आपका आईडी कार्ड पे AHMED लिखा हुआ है तो ए की जगह आपने ई करवाना है, तो वो आप मॉडिफिकेशन सर्विसेज के अंदर जाके कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा नाम चेंज है तो उसके लिए आपको नादरा दफ्तर जाना पड़ेगा। चौथी सर्विस है आई वांट टू कैंसिल माय आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप अपना आईडी कार्ड कैंसिल करना चाहते हैं तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर है आई एम एन ओवरसीज पाकिस्तानी एंड वांट टू गेट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी NICOP अपना जारी करवाना चाहता हूँ। तो इसमें ये चीज़ आपको नज़र आई होगी कि अगर आपका पहले CNIC नहीं बना हुआ, अब पहली दफ़ा आप बनवाना चाहते हैं CNIC तो आपको नादरा दफ्तर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप NICOP बनवाना चाहते हैं, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और NICOP बनवाना चाहते हैं तो आपको नादरा दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। NICOP पहली दफ़ा बनवाने के लिए भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं, जबकि CNIC पहली दफ़ा बनवाने के लिए आपको नादरा दफ्तर जाना पड़ेगा। उसके बाद छठे नंबर पर है आई वॉन्ट टू एक्सपीडेट माई अप्लाइड एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पहले कोई एप्लीकेशन अप्लाई की हुई है ऑनलाइन और आप उसकी प्रोसेसिंग को तेज़ करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। एक्चुअली तीन किस्म की प्रोसेसिंग कैटेगरीज हैं, पहली नॉर्मल कैटेगरी, दूसरी अर्जेंट कैटेगरी, तीसरी है एग्जेक्टिव कैटेगरी। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने नॉर्मल में अप्लाई किया था तो अब आप चाहते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो अर्जेंट कैटेगरी के अंदर प्रोसेस हो, तो उसका स्टेटस चेंज करने के लिए या उसकी कैटेगरी चेंज करने के लिए ये जो है आप। उसके बाद हम देखते हैं POC कार्ड क्या चीज़ है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। अगर आप पाकिस्तानी नहीं हैं और बाहर के ममालिक में रहते हैं लेकिन आप पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं या इधर कोई आप रिहाइश रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है वो जारी करवाना होगा। तो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है वो आप ऑनलाइन जारी करवा सकते हैं। इसके अंदर पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के अंदर हम फर्दर जाके देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पर है आई वांट टू गेट न्यू पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, कि मैं न्यू पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जारी करवाना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि अगर आपके पास पहले से POC है तो एक्सपायर हो गया है तो उसको आपने रीन्यू करवाना है तब आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। आई वांट टू गेट द डेटा मॉडिफाइड ऑन माई पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, अगर आपके POC पे डेटा आप मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो वो भी आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। उसके बाद है आई वांट टू कैंसिल माई पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, अगर आप POC कैंसिल करना चाहते हैं तो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आई वांट टू एक्सपीडिएट माई अप्लाइड एप्लीकेशन, अगर आपने पहले इन चार कैटेगरीज में एप्लीकेशन आपने सबमिट करवाई है और उसकी कैटेगरी अब आप चेंज करना चाहते हैं, नॉर्मल से अर्जेंट या अर्जेंट से एग्जेक्टिव करना चाहते हैं
तो ये आप एप्लीकेशन आप ये ऑप्शन जो है चूज़ करेंगे। आइए देखते हैं एफआरसी से मुतालिक। एफआरसी से क्या मुराद है? फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए एक सहूलत है। आइए देखते हैं इसके अंदर मजीद कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर दो ऑप्शन है, एफ आर सी विद योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, कि आप अपने वालदैन और अपने बहन भाइयों के साथ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर है एफ आर सी विद योर स्पाउस एंड चिल्ड्रन, कि आप अपने, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने वाइफ या हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ आपका जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आप जारी करवा सकते हैं। चौथे नंबर पर जो सर्विस है वो है वेरिफिकेशन सर्विस। वेरिफिकेशन सर्विस में क्या है कि अगर आप अपने CNIC कार्ड या NICOP कार्ड या POC कार्ड या FRC कार्ड की अगर आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे, वेरिफिकेशन सर्विसेज के अंदर। ये इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी फर्दर आगे सर्विसेज अवेलेबल हैं। जैसे देखें, अगर आप NIC या POC वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो स्टार्ट वेरिफिकेशन, इधर से आप स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन। वेरिफिकेशन और FRC अगर आप वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो इधर से आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे कि नादरा आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करने में कितना टाइम लगाता है और हर एप्लीकेशन के अगेंस्ट कितनी फ़ीस आपको देनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि एप्लीकेशन टाइप से क्या मुराद है। एप्लीकेशन टाइप से मुराद ये है कि आप किस मकसद के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप अपना न्यू FRC इशू करवाना चाहते हैं, आप अपना POC कार्ड नया इशू करवाना चाहते हैं, आप अपना NICOP कार्ड न्यू इशू करवाना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन टाइप्स हैं। तो इसी तरह से प्रोसेसिंग टाइप्स कितनी है? 3 है नादरा की। नॉर्मल है, अर्जेंट, एग्जेक्टिव। नॉर्मल में अगर आप अप्लाई करते हैं 31 डेज़ लगते हैं, अर्जेंट में अप्लाई करेंगे 23 डेज़ और एग्जेक्टिव में अप्लाई करेंगे 7 डेज़ लगेंगे। तो एप्लीकेशन प्रोसेस करने का टाइम और फीस का जो तयन है वो दो बातों पर होता है। पहला ये कि किस एप्लीकेशन टाइप में आप अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ये कि किस प्रोसेसिंग कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। लाइक मिसाल के तौर पर आप FRC तो सिर्फ आप एग्जेक्टिव कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एग्जेक्टिव में 7 डेज़ लगेंगे और 1000 रुपीज़ लगेंगे। इसके लिए नॉर्मल और अर्जेंट कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह स्मार्ट POC न्यू आप इशू करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो $150 लगेंगे। अर्जेंट कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते, ये अवेलेबल नहीं है। इसी तरह एग्जेक्टिव में अप्लाई कर सकते हैं, $200 लगेंगे। इसी तरह से ये न्यू एप्लीकेशन मेन कैटेगरी है, उसमें फर्दर फिर कह लेंगे सब कैटेगरीज हैं ये। आगे हम देखते हैं कि एप्लीकेशन टाइप्स रीन्यूअल से मुतालिक है। अगर आपका कार्ड एक्सपायर हो गया, आप उसे रीन्यू करवाना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन टाइप्स हैं। लाइक आप अपना CNSE रीन्यू करवाना चाहते हैं, फिर स्मार्ट PO से रीन्यू करवाना चाहते हैं, NICOP आप रीन्यू करवाना चाहते हैं तो तो ये नॉर्मल कैटेगरीज की फ़ीस है, ये अर्जेंट की फ़ीस है और ये एग्जेक्टिव की फ़ीस है। इसी तरह से आगे हम देखें तो रीप्रिंट ऑफ अ लॉस्ट कार्ड, कि अगर आपका कार्ड जो है लॉस्ट गुम हो गया है तो उसमें फ़र्दर कौन कौन सी एप्लीकेशन टाइप्स हैं। लाइक आपका CNIC आपका लॉस्ट हो गया, आप रीप्रिंट करवाना चाहते हैं, और आपका अगर NICOP POC आपका लॉस्ट हो गया, रीप्रिंट करवाना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन टाइप्स हैं। इसी तरह से इनके ये रेट्स हैं, नॉर्मल के ये रेट्स हैं, अर्जेंट कैटेगरी के ये रेट हैं, एग्जेक्टिव के ये रेट हैं। इसी तरह से आगे टेबल बना हुआ है कैंसिलेशन ऑफ कार्ड का, कि अगर आप अपना CNIC कैंसिल करवाना चाहते हैं, POC कैंसिल करवाना चाहते हैं, ये एप्लीकेशन टाइप्स हैं। इसी तरह से ये नॉर्मल, अर्जेंट और एग्जेक्टिव के रेट्स उन्होंने बताए हुए हैं। N/A से क्या मुराद है कि इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक ये जो प्रोसेसिंग कैटेगरी है ये अवेलेबल नहीं है। सिर्फ आप अगर स्मार्ट CNSE अगर या NSE आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो एग्जेक्टिव कैटेगरी में आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं कार्ड के अंदर, आप CNSE में मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो उसका जो नॉर्मल कैटेगरी का जो है फ़ीस है 750 है। इसी तरह से अर्जेंट 1500 है और एग्जेक्टिव की 2500 है। इसी तरह POC कार्ड में अगर आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो इसके ये रेट्स हैं। NICOP में मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो इसके ये रेट्स हैं। इसी तरह से फ़ीस फॉर एज मॉडिफिकेशन, अगर आप अपने कार्ड में एज मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो उसके डिफरेंस जो है वो डिफरेंट रेट है।
अगर आप जो एज चेंज करवाना चाहते हैं वो 1 साल या 1 साल से कम का डिफरेंस है तो उसकी जो फ़ीस है वो 2400 है। और अगर आप का जो डिफरेंस है एज का, जो आप चेंज करवाना चाहते हैं 1 साल से ज़्यादा है लेकिन 2 साल से कम है, तो फिर उसकी 4000 है। इसी तरह से फर्दर आगे उन्होंने दी हुई है सारी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद वेरिफिकेशन सर्विसेज हैं, लाइक आपका CNIC, CRC, CNIC, NICOP, POC, जितने भी कार्ड हैं उनकी वेरिफिकेशन 50 रुपीज़ में होती है। और FRC जो है आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसकी जो वेरिफिकेशन फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है। इस क्वेश्चन में दो अहम बातें, ये दो क्यूरीज हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो आपकी एप्लीकेशन की जो फ़ीस है उसमें इंक्लूड नहीं है, बल्कि नादरा अलहदा से डिलीवरी चार्जेस जो है आपसे चार्ज करता है और आपके घर में आपका कार्ड जो है डिलीवर कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो डिलीवरी चार्जेस है वो 160 रुपीज़ हैं, और अब्रॉड जो है वो 1600 रुपीज़ आपसे डिलीवरी चार्जेस लिए जाएंगे। और ये डिलीवरी चार्जेस जो हैं आपको जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो जब आप एप्लीकेशन फ़ीस पे करेंगे उसके साथ ही ये आपकी जो डिलीवरी चार्जेस ये भी आपके साथ ऐड हो जाएंगे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के अंदर। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो आपकी जो डिलीवरी चार्जेस हैं या आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपने ऑनलाइन पे करनी होगी। वो हम देखेंगे कि हाउ टू पे नादरा, कि एप्लीकेशन फ़ीस जो हम कैसे पे करेंगे उस सेक्शन में हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ बताना ये ज़रूरी है कि कैश ऑन डिलीवरी जो है वो अवेलेबल नहीं है। लाइक ये कि आप एप्लीकेशन अप्लाई कर दें और जब आपका कार्ड आए तो वो आप उसको जो है वो पैसे दे दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको ऑनलाइन जो है वो पे करना पड़ेगा। COD यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्लियर करना ये ज़रूरी है कि ये जो प्रोसेसिंग कैटेगरीज हैं, लाइक नॉर्मल कैटेगरी है या एग्जेक्टिव कैटेगरी है, एग्जेक्टिव के लिए 7 डेज़ लगते हैं, तो ये किस डेट से स्टार्ट होगा, 7 डेज़ जो हैं कैसे काउंट होंगे। तो ये मैं समझा दूँ आप लोगों को कि लाइक अगर जैसे कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो पहले पेंडिंग शो हो रहा होता है। एक्चुअली होता क्या है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो नादरा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास चली जाती है और 48 आवर्स के अंदर अंदर उन्होंने आपको रिप्लाई करना होता है। अगर आपने नादरा के गाइडलाइंस के मुताबिक एप्लीकेशन सबमिट की थी, सारे डॉक्यूमेंट साथ लगाए थे, तो आपकी एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो जाती है। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, लाइक आपने 10 तारीख को एप्लीकेशन सबमिट की और वो एग्जेक्टिव कैटेगरी में आपने सबमिट की थी, तो और 12 तारीख को नादरा की आपको ईमेल आ गई कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, तो 12 + 7, ठीक है, 19 तारीख को या 19 तारीख से पहले पहले आपको आपका कार्ड जो है वो मिल जाएगा, आपके घर डिलीवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस थे, ठीक है, और 12 तारीख को उनकी ईमेल आती है कि आपकी एप्लीकेशन डेफर्ड हो गई है, आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें इस ईमेल का रिप्लाई करें और इस ईमेल के रिप्लाई में हमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आप भेजें। तो इस तरह से फिर 2 दिन और मज़ीद लग जाएंगे। लाइक 14 को फिर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है, तो 14 के अंदर आप 7 डेज़ जमा करें तो 21, तो 21 तारीख या 21 तारीख से पहले पहले 14 से 21 के दरमियान आपका जो कार्ड है वो आपको डिलीवर होगा। इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपको एप्लीकेशन अप्रूवल की ईमेल आएगी उस दिन से ये जो प्रोसेसिंग कैटेगरी का जो टाइम आपको दिया गया है उस दिन से स्टार्ट होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको ये चार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो स्टार्ट में ही आपसे पूछा जाएगा कि आप किस एप्लीकेशन टाइप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और किस कैटेगरी में, प्रोसेसिंग कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप वो सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो फ़ीस है वो आपको सामने डैशबोर्ड पे आपके नज़र आ रही होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन की जो फ़ीस है या डिलीवरी चार्जेस हैं वो हम कैसे पे करेंगे। तो नादरा 2 वेज़ प्रोवाइड करता है फ़ीस पे करने के। सबसे पहला जो मेथड है वो है ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेमेंट। कि आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है किसी भी बैंक का, तो आप जब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो फ़ीस का जब सेक्शन आएगा तो वहाँ नादरा, तो जो भी आप मेथड चूज़ करेंगे, लाइक अगर आप पहले क्रेडिट कार्ड पेमेंट मेथड चूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल देंगे और नादरा जितनी भी फ़ीस होगी उस एप्लीकेशन की और डिलीवरी चार्जेस की आपके कार्ड से डिडक्ट कर लेगा और आप एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देंगे। दूसरा जो मेथड है ई सहूलत फ्रेंचाइज, कि आप किसी भी ई सहूलत फ्रेंचाइज पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन आईडी उन्हें बताएंगे और उस आईडी के अगेंस्ट जो है वो आपकी जो फ़ीस है वो पे हो जाएगी। आप अब क्वेश्चन ये है कि हम ई सहूलत फ्रेंचाइज को लोकेट कैसे करेंगे अपने इलाके के अंदर, हमें कैसे पता चलेगा
कि कहाँ कहाँ ये सहूलत जो है, ये फ्रेंचाइज जो है अवेलेबल है। तो ये लिंक जो है मैंने दिया है इसके अंदर, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों को ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपने जो है गूगल में जाना है, ठीक है, ये लिंक पेस्ट करना है। जैसे मैंने ये लिंक यहाँ पेस्ट किया गूगल के अंदर, तो ये रिज़ल्ट आ गया सामने, ई सहूलत फ्रेंचाइजीज़ की। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि लोकेट नियरेस्ट फ्रेंचाइज, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है। लाइक मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, सर्च क्राइटेरिया ऑल और लोकेट फ्रेंचाइज। तो ये देखें कि तहसील, अटक और एड्रेस लोकेशन इसका आ गया, एजेंट का नाम आ गया, फ्रेंचाइज आईडी आ गई है। इसी तरह से नीचे आप चलते जाएं, फ़तेह जंग, हसन अब्दाल, ठीक है, हज़रो और ये झंड। तो इस तरीके से आप अपनी तहसील लेवल पर ई सहूलत फ्रेंचाइज को लोकेट कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो जिस भी एप्लीकेशन के लिए हम अप्लाई करेंगे, तो उस एप्लीकेशन के लिए कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। अगर हम वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस एप्लीकेशन के लिए कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। तो उसका इजी मेथड ये है कि ये लिंक मैंने प्रेजेंटेशन में भी दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया जाएगा। तो आपने सिंपल इसको कॉपी करना है और ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने इधर पेस्ट किया है, तो ये उसके रिज़ल्ट आ गए हैं। आपने फिर फर्दर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर जाके आपने क्या करना है, मेजर जो कैटेगरी है वो चूज़ करनी है। लाइक आप CNIC से रिलेटेड एप्लीकेशन देना चाहते हैं, NICOP कार्ड से रिलेटेड एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं, POC से रिलेटेड आप एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं। लाइक मैं CNIC कार्ड से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसमें फिर फर्दर जो है नीचे जाएंगे आप, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप ये यहाँ पे देखें कि आपका अगर कार्ड लॉस्ट हो गया था उसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, और अगर आप रिन्यू करना चाह रहे हैं आईडी कार्ड को, या मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, या CNIC को कैंसिल करना चाह रहे हैं, या एक्सपीरियड माई अप्लाइड एप्लीकेशन, जो कि हमने शुरू में देखी थी कि नादरा कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। तो मिसाल के तौर पर आपका कार्ड जो है जो स्टोलन हो गया और आप उसको रीप्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप ये कैटेगरी चूज़ करेंगे, यहाँ से क्यूरी चूज़ करेंगे और इसका सी सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन में देखें कि उसने बताया कि नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कोई नहीं चाहिए। इसी तरह से आपका अगर आप मॉडिफाई करवाना चाहते हैं डेटा CNIC पे, तो आप ये कैटेगरी चूज़ करेंगे। उसमें फ़र्दर क्या है कि आप कौन सा डेटा मॉडिफाई करवाना चाहते हैं। लाइक आप अपना नेम चेंज करवाना चाहते हैं, और डेट ऑफ बर्थ आप चेंज करवाना चाहते हैं, और एड्रेस जो है वो चेंज करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये चूज़ कर लिया है आपने, और इनका आपने सोल्यूशन चेक करना है। तो बारी बारी बताएगा कि नेम अगर आपने चेंज करवाना है, एप्लीकेंट नेम चेंज इज नॉट अलाउड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि नेम अगर चेंज करवाना है पूरा नेम, तो आपको नादरा ऑफिस जाना पड़ेगा फिज़िकली। और अगर कोई किसी एक करैक्टर में मसला है, तो वो करैक्टर का इशू जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। आप मॉडिफिकेशन की कैटेगरी में, तो आप साथ किसी भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच कर दें, जिस पे आपका जो नाम है वो सही सीक्वेंस के अंदर या सही करेक्टर्स के अंदर दर्ज है। तो आगे हम देखते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इज़ नॉट अलाउड, ऑनलाइन एप्लीकेशन में डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकती है। आपको नियरेस्ट जो नादरा ऑफिस है वहाँ पे विज़िट करना पड़ेगा। इसी तरह से प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो बताता है कि प्रेजेंट एड्रेस के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। अलबत्ता परमानेंट एड्रेस अगर आपने चेंज करना है, तो उसके लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले आपका ओरिजिनल जो आईडी कार्ड या NICOP कार्ड है वो चाहिए होगा। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है, या तो किसी ब्लड रिलेटिव का CNIC जिस पे सेम एड्रेस हो है तो वो चल जाएगा। अदरवाइज़ कंप्यूटराइज यूटिलिटी बिल जिन पे सेम एड्रेस हो वो। तीसरे नंबर पर कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट हो जिस पे सेम एड्रेस हो और वो आपके नाम हो, तो वो जो है डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यूज़ हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप उसके लिए देखना चाहते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ पे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे अप्लाई करें। उसमें देखें फर्दर, तो उसमें देखें जी कि अगर आप अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स की बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें देखें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये सारी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो लिस्ट कर दिए हैं, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ स्पाउस एंड चिल्ड्रन, अगर आप मैरिड हैं
उसके बेस पे एफआरसी इशू करवाना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे या कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन हैं, तो वो उन्होंने सारे यहाँ पे आपको मेंशन कर दी हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन में अप्लाई करने से पहले आपने ये वाला स्टेप लाजमी परफॉर्म करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उस एप्लीकेशन से रिलेटेड आपने वो लाजमी चेक करने हैं, रिस्ट्रिक्शन सारी चेक कर लेनी है, और वो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उनकी स्कैन कॉपी जो है आपने सॉफ्ट फॉर्म में अपने पास रख लेनी है, ताकि जब हम अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन के लिए तो विद इन 5 to 10 मिनट्स जो है आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकें। अदरवाइज़ ये होगा कि अप्लाई करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस क्वेश्चन में दो और चीज़ें बहुत अहम है जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो है कि टाइप ऑफ फाइल्स, कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे उनकी जो टाइप है वो वर्ड या पीडीएफ फॉर्म में हम अपलोड नहीं कर सकते। उनकी जो टाइप होगी या पीएनजी या जेपीजी टाइप में उनको हम एज एन इमेज जो है उसको अपलोड करेंगे, पीडीएफ में या वर्ड फाइल के अंदर हम अपलोड नहीं कर सकते। दूसरी जो रिस्ट्रिक्शन ये है कि साइज़ ऑफ फाइल्स, के फ़ाइल का जो साइज़ है वो कितना होगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जब हम अटैच करेंगे तो जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगे आपने 5 अटैच करने हैं, तो उन सब का जो साइज़ है वो 5 MB से ज़्यादा ना हो, और एक डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा ना हो। इसी तरह से फॉर्म है, ये टेस्टर फॉर्म है, ये आगे वाला जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। हम देखेंगे कि टेस्टर फॉर्म जो हमने अपलोड करना है, फिल करना है, उसका जो साइज़ है वो 5 MB से ज़्यादा ना हो। इसी तरह से फ़ोटो जब आपने लगानी है आईडी कार्ड पे, उसका जो साइज़ है वो भी 5 MB से ज़्यादा ना हो। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन के दौरान जो अटेस्टर फॉर्म है वो हम कैसे डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद उसे हम कैसे फिल करेंगे नादरा की गाइडलाइंस के मुताबिक, और उसके बाद उसको हम कैसे स्कैन करके उसको अपलोड करेंगे। मैंने एक एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था, तो उसका जो टेस्टर फॉर्म है वो मेरे पास मौजूद है। वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इस किस्म का फॉर्म होगा। जब हम इस फॉर्म में डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो आइए देखते हैं इन सेक्शंस को बारी बारी के एक सेक्शन को कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 है, ये ऑटोमेटिकली फिल होगा, आपके ट्रैकिंग आईडी है। उसके बाद सेक्शन 2 है, इसमें सेक्शन 2 के अंदर जो दरख्वास्त दहिंदा की तफसील है, मालूमात है, ये भी ऑटोमेटिकली फिल होगी। इसके अलावा फिर सेक्शन 3 है, इसमें मौजूदा पता है, प्रेजेंट एड्रेस है, ये भी ऑटोमेटिकली फिल्ड होगा। इसके अलावा सेक्शन 4 मुस्तकिल पता, ये भी ऑटोमेटिकली फिल्ड होगा। लाइक सेक्शन 1 से 4 तक जो जितने भी डिटेल है वो आपको ऑटोमेटिकली फिल्ड किए हुए मिलेगी। उसके बाद आ जाए सेक्शन नंबर 5 के अंदर। इस सेक्शन में जो एप्लीकेंट है उसने अपनी उंगलियों के निशान लगाने हैं। सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लें कि इस फॉर्म पे जो भी चीज़ आपने लाइक अगर थंब इम्प्रेशन या अंगूठा लगाना है या कोई भी चीज़ आपने लिखनी है, राइट करनी है, तो वो आपने ब्लैक इंक से करनी है। इसी तरह से जो अंगूठा लगाना है वो भी आपने ब्लैक पैड इस्तेमाल करना है। और कोई भी चीज़ लिखनी है, लाइक जैसे नीचे नीचे वाला जो सेक्शन है वहाँ पे हमने वेरिफिकेशन करवानी है, अपने दस्तखत करना है, वो भी आपने ब्लैक बॉल पॉइंट से वो उसे फिल करना है। तो अब हम देखते हैं कि उंगलियों के निशानात जो हैं वो कैसे लगाने हैं। हर डब्बे बॉक्स के ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ है, आपने ये टाइटल पढ़ना है और उसके मुताबिक जो है आपने निशान लगाना है। जैसे ये लिखा हुआ राइट थंब, इसका मतलब यह है कि दाएं हाथ का जो अंगूठा है आपने उसका निशान लगाना है। और आगे चलें, राइट इंडेक्स, ये जो शहादत वाली उंगली है दाएं हाथ की, इसका अंगूठा नहीं लगाना आपने। इसी तरह जो स्पेस खाली है वहाँ पे सिर्फ आपने निशान लगाने हैं। इस तरह राइट मिडल, आपकी जो दरमियान वाली उंगली है दाएं हाथ की, उसका आपने निशान लगाना है, बाकी आपने निशान नहीं लगाने। इस तरह से लेफ़्ट थंब, आपका जो बाएं हाथ का जो अंगूठा है उसका आपने निशान लगाना है। इसी तरह से दो उंगलियां जो है उनके निशान, दो उंगलियों के निशान नहीं लगाने, दो छोड़ देनी है। उसके बाद जो चौथी आपकी उंगली है उसका जो बाएं हाथ की जो उंगली है उसका आपने निशान यहाँ पे लगाना है। तो निशान कैसे लगाना है वो हम देख लेते हैं। ये नादरा की ये कुछ सैंपल जो हैं आपको बताए गए यहाँ पे कि कौन से ठीक हैं और कौन से रॉन्ग हैं। जैसे ये पहले वाला जो है, इसमें देखें कि आपका जो निशान है वो हाफ बॉक्स के अंदर है और हाफ जो बाहर है, तो ये इनकरेक्ट है। इसी तरह से ये जो निशान लगाया गया ये तो डब्बे के अंदर है, लेकिन उस डब्बे के अंदर और भी मार्क्स हैं, तो लिहाजा इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना, ना कुछ निशानात लगाने हैं।
इसी तरह से तीसरे नंबर पर जो आपने अंगूठा लगाया बिल्कुल स्ट्रेट है और ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह चौथे नंबर पर जो अंगूठा है वो आपने इन्वर्ट कर दिया, उल्टा लगा दिया है, बल्कि सीधी तरफ लगाना है। और उसके बाद ये पाँचवें नंबर पर जो अंगूठा लगा है ये ब्लर्ड है, ये भी ठीक नहीं है, इनकरेक्ट है। और छठे नंबर पर ये जो अंगूठा लगा ये बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद ये सातवें नंबर पर देखें कि कोई भी जगह खाली जगह होगी वो अपने खाली जगह जो है फिल लाजमी करनी है, वहाँ पे निशान लाजमी लगाना है। जहाँ पे नोट रिक्वायर्ड लिखा होगा वहाँ पे आपने निशान नहीं लगाना। और आठवीं चीज़ है कि अगर और आठवें नंबर पर जो सैंपल है इससे मुराद ये है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की कोई फिंगर मिस है तो वहाँ पे वो निशान नहीं लगा सकता, तो वहाँ पे ये जो एम्पुटेटेड जो है आपने लिखना है वहाँ पे। उसके बाद सेक्शन नंबर 6 है, ये बयान हल्फी है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। इसके बाद सेक्शन नंबर 7 है, इसमें जो दरख्वास्त देंदा या एप्लीकेंट है उसने अपने साइन करने हैं, लेकिन साइन इस डब्बे के अंदर अंदर करने हैं, बाहर नहीं होने चाहिए। और टेस्टर फॉर्म फिल करने का जो दिन है, महीना और साल जो डेट है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। सेक्शन नंबर 8 है, तस्दीक कनदा की मालूमात व खुफिया बयान। तो ये आपने किसी भी सरकारी गजटेड ऑफिसर से आपने ये वेरीफाई करवाना है। तो जो वेरीफाई करेगा उसका नाम, उसका जो महकमा है, किस इंस्टीट्यूट का है वो बंदा, उसका जो ओहदा है, डेजिग्नेशन आ जाएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, और उसके दस्तखत आ जाएंगे यहाँ पे, और उसकी जो मोहर है यहाँ पे स्टैंप इधर आ जाएगी इस डब्बे के अंदर। सबसे नीचे अगर हम देखें तो हदायत दी गई हैं कि फ़ॉर्म को हमने कैसे फिल करना है। सबसे पहले तो यह है कि फ़ॉर्म को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करते वक्त जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि फ़ॉर्म डाउनलोड करना है आपने A4 साइज़ या लेटर साइज़ के अंदर। A4 साइज़ हो या लेटर साइज़ के कागज़ पे आपने इसका प्रिंट लेना है। जब आप प्रिंट ले लेंगे उसके बाद आपने इसको फिल करना है। और फिल करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपने बराए मेहरबानी स्याही का इस्तेमाल करें, जो ब्लैक इंक है उसका आपने इस्तेमाल करना है। अंगूठे का निशान लगाते वक्त भी ब्लैक पैड का, और इन्फॉर्मेशन फिल करते वक्त भी आपने ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। जब आप इस फॉर्म को पूरा फिल कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, इस फॉर्म को आपने स्कैनर से स्कैन करना है। तो स्कैनर से स्कैन जब आप करेंगे तो स्कैनर की सेटिंग्स में जाके आपने DPI की वैल्यू को 600 कर देना है। DPI से क्या हमारा डॉट्स पर इंच। तो अगर DPI की वैल्यू अगर आप 600 नहीं करेंगे, उससे बिलो रही वैल्यू, तो आपका जो फॉर्म जो है आपका सबमिट ये नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी आप इसे स्कैन करें तो स्कैनर की सेटिंग्स में जाके DPI की वैल्यू को 600 कर दें। 600 से ज़्यादा वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये 600 जो है मिनिमम वैल्यू है, इससे कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए DPI की। और दूसरी चीज़ इसके अंदर यह है कि इस बात का इत्मीनान कर लें कि जो आपने इमेज स्कैन किया है, जो फॉर्म स्कैन किया है, उसका अब इमेज आपके पास आ गया है, उसका जो साइज़ है वो 5 MB से ज़्यादा नहीं है। अमूमन ऐसा नहीं होता, वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होगी फ़ाइल। मज़ीद ये है कि आप किसी भी इमेज का साइज़ और उसका DPI लेवल उस इमेज की प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक फॉर्म, ये टेस्टर फॉर्म है। इसकी राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, तो इसका जो साइज़ है वो आप देख लें, 98.1 KB है। और इसकी डिटेल्स में जब हम जाएंगे डिटेल सेक्शन में, तो ये देखें जहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन 600 DPI है, वर्टिकल रेजोल्यूशन 600 DPI। तो अगर स्कैन करने के बाद इमेज की प्रॉपर्टीज़ में जाके अगर देखें उसकी DPI लेवल 600 है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो इमेज है ये एक्सेप्टेबल है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। नहायत ही इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, जिसमें हम देखेंगे कि आप अपनी जो तस्वीर आईडी कार्ड पर लगाना चाहते हैं उसको नादरा ने जो गाइडलाइंस दी है उसके मुताबिक आप उसको कैसे सेट करते हैं या एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद उसको हम कैसे अपलोड करेंगे। तस्वीर को एडिट करने के लिए नादरा ने कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड लिमिटेशंस या रिक्वायरमेंट्स दी हैं। आइए उनको बारी बारी हम देखते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपके पास एक लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ हो आपकी, और जो फ़ोटोग्राफ आपके पास है या आपने बनानी है वो हाई क्वालिटी फ़ोटो होनी चाहिए। हाई क्वालिटी से क्या मुराद है कि उसके जो पिक्सल्स हैं वो फटे हुए नहीं होने चाहिए, और आपने किसी अच्छे कैमरे से तस्वीर बनानी है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि आपका जो फेस है वो बिल्कुल भी ब्लर नहीं होना चाहिए।
आपका जो फेस है बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। और अगर आपके पास जो तस्वीर है उसका बैकग्राउंड वाइट नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना बैकग्राउंड कैसे वाइट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो रिक्वायरमेंट है कि आपका जो फेस है, फेस आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ग्लासेस लगे हुए हैं तो आपने ग्लासेस उतार लेने हैं। और वैसे ही अगर आपने सन ग्लासेस या शोमेट के लिए ग्लासेस लगाए हुए हैं तो वो भी आपने उतार लेने हैं। और इसी के अंदर ये है कि आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल ओपन होनी चाहिए, क्लोज आंखें अगर हुई तस्वीर के अंदर तो आपकी जो पिक है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसी तरह से अगर आपने कैप वगैरह पहनी हुई है तो वो भी तस्वीर आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और आपका सेल्फ़ी मोड के अंदर आपने तस्वीर नहीं बनानी बल्कि बैक कैमरा से तस्वीर बनानी है। और साइड पोज भी नहीं होना चाहिए बल्कि फ्रंट होना चाहिए, फ्रंट पोज। चौथे नंबर पर जो रिक्वायरमेंट है वो है फॉर्मेट की, कि आपके पास जो इमेज है उसका जो फॉर्मेट वो पीएनजी या जेपीजी होना चाहिए। जीआईएफ या और किसी फॉर्मेट के अंदर आपकी जो तस्वीर है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। पाँचवें नंबर पर है कि आपके आपके पास जो इमेज है उसका जो साइज़ है मैक्सिमम 5 MB जो है वो अलाउड है, उससे ज़्यादा अगर हुआ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। छठे नंबर पर है डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होनी चाहिए फोटोग्राफ की? 350 बाय 467 पिक्सल्स में, और मिलीमीटर में 35 बाय 45 मिलीमीटर डायमेंशन होनी चाहिए। तो डायमेंशन सेट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। लिहाजा बैकग्राउंड कैसे आपने वाइट करना है और डायमेंशन जो है आपने कैसे सेट करनी है, ये दोनों चीज़ें आगे जाके हम देखेंगे। लिहाजा इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो चीज़ें आप लोगों को बताई हैं वो आपके एंड पे हैं। आपने अच्छे कैमरे से तस्वीर खींचनी है बिल्कुल, और बैक कैमरे से तस्वीर खींचनी है। तस्वीर आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, फेस आपका बिल्कुल क्लियर हो, सन ग्लासेस ना लगाए हों, कैप ना पहनी हो, और साइड पोज ना हो। तो आइए कुछ सैंपल्स देखते हैं जो कि करेक्ट एंड रॉन्ग है। ये देखें, जैसे ये देखें, ये जो फेस है ये ब्लर है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह से ये जो फेस है लुकिंग अवे, देख रहे हैं फ्रंट आपने देखना है, तो ये भी इनकरेक्ट है। ये जो तस्वीर है ये एक्सेप्टेबल है। इसी तरह से हम नीचे जाएं तो इसके अंदर एक और चीज़ ऐड होगी कि आपने फ़िल्टर जो है वो नहीं लगाने, ठीक है। और ये देखें, लाइक पोर्ट्रेट मोड के अंदर तस्वीर है, साइड पोज है, और ये जो है फ्रंट पोज है। इसी तरह से आपकी जो तस्वीर है वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए, किसी एक साइड पे, राइट या लेफ़्ट साइड पे आपका जो फेस है वो नहीं होना चाहिए। और ये देखें, ये ग्लासेस के से रिलेटेड है कि ग्लासेस जो है आपने नहीं लगाने। ग्लासेस कोई भी ग्लासेस हैं, आप सन ग्लासेस हैं वो भी नहीं लगाने। और ये विदाउट सन ग्लासेस आपकी तस्वीर ओके है। इसी तरह से ये कैप पहनी हुई है, ठीक है, ये हैट आपने ली है तो वो भी आपने नहीं लेनी तस्वीर के अंदर। जी, अब मैं आपको रियल टाइम में एक तस्वीर एडिट करके दिखाऊंगा, तो आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप नंबर 1, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप की इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको सेट करेंगे। अगर बैकग्राउंड ऑलरेडी वाइट है तो ओके है, आपने स्टेप नंबर 1 परफॉर्म नहीं करना। अगर बैकग्राउंड वाइट नहीं है या कोई और आपकी इमेज में बैकग्राउंड है तो उसे रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद उसकी जगह वाइट जो कलर है वो कैसे लेके आना है वो हम मैं आपको बताऊंगा। जी, और बैकग्राउंड सेट करने के लिए जो यू आर एल हम यूज़ करेंगे वो ये वाला यू आर एल है। आपने इसे कॉपी करना है और अपने ब्राउज़र में पेस्ट कर लेना है। उसके बाद बारी आ जाती है क्रॉपिंग की। इसमें हम ये देखेंगे कि आपने अपनी इमेज का कौन सा पार्ट क्रॉप करना है और कैसे करना है। तीसरे नंबर पर बारी आ जाती है रीसाइजिंग की। रीसाइजिंग में हम ये देखेंगे कि नादरा ने जो डायमेंशंस की लिमिटेशंस दी है उसके मुताबिक हम अपनी इमेज को कैसे रीसाइज करेंगे। तो क्रॉपिंग एंड रीसाइजिंग के लिए हम ये लिंक जो है वो यूज़ करेंगे। क्रॉपिंग रीसाइजिंग के लिए आपने इस लिंक को अपने ब्राउज़र में कॉपी और पेस्ट कर लेना है। जी, तो ये दो इमेजेस मैंने डाउनलोड की हैं। आइए देखते हैं कि इनको हम कैसे नादरा की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले इमेज 1 को कर लेते हैं, उसके बाद इमेज नंबर 2 को कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है।
तो ये लिंक कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया इधर ब्राउज़र में। उसके बाद आपने अपलोड का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, अपलोड। यहाँ पे अपलोड इमेज के बटन पे क्लिक करना है और आपकी जो इमेज है वो आपने ओपन कर लेनी है। जैसे ही इमेज ओपन होगी, इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। ये देखें, इसका जो बैकग्राउंड था कोई डल वाइट था, तो अब इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया है और जो अब ट्रांसपेरेंट इमेज बन गई है। लेकिन हमने ट्रांसपेरेंट नहीं रखना है इसको, बल्कि इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट करना है। तो वाइट करने के लिए क्या करना है, इस बटन पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद ये देखें बैकग्राउंड की हेडिंग आ रही है, इसमें ये ऑप्शंस आ रहे हैं ट्रांसपेरेंट, सॉलिड कलर, इमेज या ओरिजिनल। तो आपने यहाँ पे सॉलिड कलर चूज़ करना है। सॉलिड कलर जैसे ही चूज़ करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कलर ऑटोमेटिकली है वो वाइट है। बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो वाइट है। तो अब इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो चुका है। अब बारी आती है स्टेप नंबर 2 की, क्रॉपिंग की। तो क्रॉपिंग जो है आपने बड़े ध्यान से करनी है। क्रॉपिंग ऐसे करनी है कि आप की जो चिन है और इमेज का जो लोअर बॉर्डर है उसके दरमियान तकरीबन 1 इंच का फासला होना चाहिए। इसी तरह से आपके जो टॉप हेयर्स हैं हेड हेड पे, इसका और आपका जो टॉप बॉर्डर है इमेज का, इसके दरमियान 1 इंच का फासला होना चाहिए। इसी तरह से जो लेफ़्ट ईयर है और आपका जो लेफ़्ट बॉर्डर है इमेज का, इन दोनों के दरमियान 1 इंच का फासला रखें। इसी तरह से राइट जो आपका ईयर है उसका और राइट साइड पे जो इमेज का बॉर्डर है उसके दरमियान आपने 1 इंच का फासला रखना है। जी, तो मैं आप लोगों को अब करके दिखाता हूँ क्रॉपिंग, साथ साथ आप लोग भी देख लें कि ये देखें ज़रा, ये मैंने इसको उठाया है और ये साइड मैंने कवर कर लिया, तकरीबन 1 इंच का फासला है। इसी तरह से ये साइड को पकड़ा है और ये तकरीबन 1 इंच का फासला आ गया है। और ये देखिए चिन और आपका जो लोअर बॉर्डर है इमेज का, तकरीबन 1 इंच का फासला है। और इसी तरह से ऊपर भी आपने 1 इंच का फासला तकरीबन रख देना है। तो ये आपकी क्रॉपिंग होगी ये। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब क्रॉप हो जाए इसके बाद आपने ये सेव का जो बटन है या डाउनलोड का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपने डाउनलोड इन लो रेजोल्यूशन आपने जो इमेज है आपकी डाउनलोड कर लेनी है। अब बारी आती है इमेज रीसाइजिंग की। तो इमेज रीसाइज करने के लिए हम इस लिंक को यूज़ करेंगे। तो आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है और अपने ब्राउज़र में पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये अपलोड का जो ऑप्शन है बटन है इस पर क्लिक करना है। और जिस इमेज का हमने बैकग्राउंड रिमूव किया था और जिस इमेज को क्रॉप किया था वो इमेज हमने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो इस बॉक्स पे आपने क्लिक करना है और जो इमेज डाउनलोड की थी वो आपने यहाँ अपलोड कर देनी है। इमेज अपलोड हो गई है यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ देखें रीसाइज का ऑप्शन आ रहा है, रीसाइज, हमने रीसाइज करना है इसे। रीसाइज के बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसमें से जो यूनिट हमने चूज़ करना है वो मिलीमीटर चूज़ करना है, पिक्सल नहीं करना। तो मिलीमीटर में इसकी जो विड्थ और हाइट है वो हमने सेट करनी है। तो मिनिमम जो विड्थ है मिलीमीटर में वो है 35 विड्थ इसकी होनी चाहिए मिलीमीटर में। इसी तरह से जो हाइट है वो है 45 मिलीमीटर हाइट और 35 मिलीमीटर इसकी जो विड्थ है वो हमने सेट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे रीसाइज कर देना, रीसाइज के बटन पे क्लिक कर देना है। ये देखें जी, अब इमेज आपकी रीसाइज होके आ गई है और इसका जो फॉर्मेट है वो जेपीजी है। इसके बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये इमेज आपकी डाउनलोड हो जाएगी और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको बता देगा कि टाइप जेपीजी है, साइज़ इतना है, विड्थ इतनी है और हाइट इसकी इतनी है। अब हम चलते हैं नादरा की मेन वेबसाइट पे और एप्लीकेशन में फ़ोटोग्राफ के सेक्शन में जाके देखेंगे कि जो इमेज हमने प्रोसेस की है आया वो एक्सेप्टेबल है या नहीं।
तो ये आप लोगों के लिए शायद नया इंटरफेस हो, तो इसको अभी इग्नोर कर दें। ये एप्लीकेशन जब हम अप्लाई करेंगे, हमारा जो लास्ट स्टेप है इमेज एडिट करने के बाद, इमेज सेट करने के बाद, हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है एप्लीकेशन अप्लाई करने का। उसमें हम देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, तो उसमें ये सारे स्टेप्स आप परफॉर्म करेंगे। तो ये मैंने एक एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है, और फ़ोटोग्राफ के सेक्शन में हम देखते हैं कि इमेज जो है वो कैसे अपलोड होगी। तो ये देखें, मैंने ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए पहले इमेज अपलोड की हुई थी। अब हम जो हमने इमेज प्रोसेस की है उसको हम अपलोड करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपने फ़ाइल चूज़ करनी है, चूज़ के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद ये हमारी प्रोसेस्ड इमेज थी जो हमने अभी प्रोसेस की है अभी। उसके बाद अपलोड का जो बटन है उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही तस्वीर अपलोड होगी, राइट साइड पे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आपको ये तस्वीर आपकी विजिबल हो जाएगी। ये देखें जी, हमारी जो इमेज हमने प्रोसेस की थी वो बिल्कुल नादरा के गाइडलाइंस के मुताबिक एक्यूरेट है, और इसका जो अलर्ट भी यहाँ पे आ जाएगा, अलर्ट मैसेज भी, इसका मतलब है सक्सेस, कि आपकी जो फ़ोटो है वो स्पेसिफिकेशन को मीट्स करती है। अगर स्पेसिफिकेशन को मीट ना करते हुए कोई भी इशू हुआ, तो आपकी जो तस्वीर है यहाँ पे आपको शो नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे एरर मैसेज जो है वो आपको आएगा, और आपने उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी इमेज को दोबारा से एडिट करना है, और दोबारा से यहाँ पे चूज़ करना है और फिर अपलोड करना है। एरर मैसेज कौन कौन से आ सकते हैं, लाइक जो जो चीज़ें, जो लिमिटेशंस मैंने आप लोगों को बताई थी कि एक इमेज को ऐसा होना चाहिए, अगर उनमें से किसी भी चीज़ को आप फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पे वो एरर आ जाएगा। और जो ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन एरर्स हैं वो हैं रीसाइजिंग के, कि आपका जो इमेज का साइज़ है वो अगर दिए गए साइज़ से अगर थोड़ा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो साइज़ है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो काइंडली इसको आप रीसाइज करें। इसी तरह से एक और ऑप्शन आता है इसमें, फाइल इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड ICAO कंप्लेंट। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास क्वालिटी इमेज नहीं है, लिहाजा आप किसी अच्छे कैमरे से अपनी इमेज जो है वो लें और उसके बाद इस इमेज को प्रोसेस करें। और मज़ीद अगर किसी को इमेज एडिट करने में या अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो, इमेज सेट करने में कोई इशू आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। और हो सका तो आप अपनी इमेज जो है वो सेंड कर दें, आपको नादरा के गाइडलाइंस के मुताबिक आपको जो इमेज है वो सेट करके दे दी जाएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 में हम ये देखेंगे कि नादरा का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है वहाँ हम अप्लाई जो है कैसे करेंगे। तो और किसी भी एप्लीकेशन में अप्लाई करने के लिए जो मोस्ट कॉमन जो स्टेप्स थे वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आपने वो क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक की जो वीडियो है वो लाजमी देखनी है अप्लाई करने से पहले, ताकि ताकि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट कर सकें। अगर आप इन ये अब चलते हैं नादरा के मेन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम की जानिब। ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया जाएगा, आपने उधर से कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करके इंटर करेंगे तो ये वेबसाइट जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहला जो काम है यहाँ पे है अकाउंट क्रिएट करना। नादरा की वेबसाइट पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपके पास पहले से आपने अकाउंट सेटअप किया हुआ है, साइन अप किया हुआ है, तो वेल एंड गुड है। आपने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड देनी है और उससे आपने लॉगिन हो जाना है। और मज़ीद ये कि अगर आपका पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये ऑप्शन जो है। तो आइए चलते हैं क्रिएट अ न्यू अकाउंट की जानिब। ऐसे लोग जिन्होंने अभी अकाउंट नहीं बनाया तो उनके लिए ये गाइडलाइंस है कि आपने अकाउंट जो है कैसे बनाना है। क्रिएट अ न्यू अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अपनी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक फॉर नेम आपने देना है, सर नेम देना है, आपने ईमेल देनी है और अपने ईमेल को रीटाइप करना है। इसी तरह से आपने कॉन्टैक्ट नंबर आपने देना है। तो जिस तरह ही आप जिस भी कंट्री से हैं, आप पाकिस्तान या कोई भी कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करेंगे
तो इसी तरह उसका जो कोड होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट इधर आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फील्ड है एडिटेबल नहीं है, ये इसके साथ लिंक है। जो भी कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे उसका जो कोड है ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएगा। आपने अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे टाइप करना है और ज़ीरो नहीं लिखना, ज़ीरो के बगैर आपने अपना जो मोबाइल नंबर है वो टाइप करना है। इसके बाद जिस मोबाइल ऑपरेटर की सिम आपके पास है वो सिम आपने यहाँ पे चूज़ करनी है। अगर आपके पास यूफ़ोन की सिम है तो आपने यूफ़ोन सेलेक्ट करना है, मोबलिंक है तो मोबलिंक आपने चूज़ करना है। और ये याद रहे कि जो आपने नंबर देना है वो नंबर कन्वर्टेबल ना हो। मिसाल के तौर पर नंबर आपका यूफ़ोन है लेकिन सिम आपने कन्वर्ट मोबलिंक में करवाई हो, वो नंबर आप ना दें तो बेहतर है। इसी तरह से पासवर्ड है, पासवर्ड आपने यहाँ पे टाइप करना है। जो पासवर्ड टाइप करेंगे उसको रीटाइप इस फील्ड के अंदर करना है। उसके बाद ये एक कोड है जो कि पिक्चर के अंदर है, ये आपने यहाँ से दे के यहाँ टाइप करना है, लिखना है। उसके बाद इस बटन पे क्लिक करना है, टिक करना है और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो इसमें एक और क्वेश्चन ये है कि फॉर नेम एंड सर नेम से क्या मुराद है, यहाँ पे कौन सी चीज़ लिखी जानी चाहिए। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये एप्लीकेशन के दौरान भी आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो यहाँ देख लें कि ये एक कॉलम बना हुआ है नेम का, नेम उसके बाद है फॉर नेम और सर नेम के नाम हो तो उसमें से आपने फॉर नेम कैसे चूज़ करना है और सर नेम कैसे चूज़ करना है। कोई भी नाम हो आपके पास तो आपने राइट साइड से दाईं जानिब से तो सबसे पहला जो वर्ड होगा वो आपने चूज़ करना है एज आ सर नेम। तो अली रज़ा में देखें कि राइट साइड पे कौन सा है, रज़ा जो है वो सबसे राइट पे आ रहा है, सबसे राइट वाला जो वर्ड है। तो ये एज अ हमने सर नेम चूज़ कर लिया और बाकी जितने भी वर्ड्स बचेंगे वो एज अ फॉर नेम यूज़ हो जाएंगे। तो इसमें रज़ा जो है सर नेम है, बाकी बच गया अली तो वाली फॉर नेम है। इसी तरह से ये देखें हाफिज़ अजमल कादरी के अंदर, इसमें देखें राइट साइड पे जो वर्ड है वो कादरी है, ये सर नेम बन गया हमारा। इसी तरह से जो बाकी वर्ड से हाफिज़ और अजमल ये हमारे फॉर नेम बन गए। इसी तरह से अगर एक ही वर्ड है लाइक मोहसिन है तो इसके लेफ़्ट साइड पे देखें कोई वर्ड नहीं है और ये जो राइट साइड वाला वर्ड है ये हमारा सरनेम बन गया। इसके लेफ़्ट साइड पे कोई वर्ड नहीं है तो लिहाजा फॉर नेम इसका क्या है, खाली है, इसका सरनेम मोहसिन है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने सिस्टम में लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, आपकी ईमेल आईडी चाहिए होगी और पासवर्ड चाहिए होगा। ईमेल आईडी आपने यहाँ एंटर करनी है और पासवर्ड यहाँ एंटर करना है, उसके बाद आपने लॉगिन हो जाना है सिस्टम में। तो जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक टर्म्स एंड कंडीशंस की विंडो जो है ओपन हो जाएगी। तो आपने इसे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे लेके जाना है और यहाँ पे एक बॉक्स को टिक करना है, आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। और तकरीबन 4 से 5 सेकंड के बाद ये जो बटन है ये आपका इनेबल हो जाएगा। ये देखिए ये आपका इनेबल हो गया है। इसके बाद आपने इसे क्लिक करना है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पे। जैसे ही आप ये बटन क्लिक करेंगे आपके पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे जो 4 कैटेगरीज हम पढ़ चुके हैं पहले से, एक नादरा जिन 4 मेजर कैटेगरीज में सर्विसेज अपनी ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कौन सी हैं ये हम पहले देख चुके हैं। तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैं CNIC या NICOP वाली जो कैटेगरी है उसको क्लिक करता हूँ। अप्लाई नाउ का बटन है, अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आगे एक विंडो जो है ओपन हो जाएगी। वो मेजर कैटेगरीज थी या मेजर सर्विसेज थी, उस मेजर कैटेगरी के अंदर फर्दर जो सर्विसेज हैं वो अब ओपन हो गई हैं। उसमें आप देखें कि CNIC NICOP से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज थी वो यहाँ पे शो हो गई हैं। मिसाल के तौर पर आपका कार्ड जो है लॉस या सोलन हो गया तो इस कैटेगरी पे अप्लाई किया जाएगा, एक्सपायर हो गया तो इस कैटेगरी में ये आपने जो बटन है इसको क्लिक करना है। इसी तरह से अगर डेटा मॉडिफाई करना है, डेटा मॉडिफाई से क्या मुराद है, डेटा मॉडिफिकेशन मुराद आईडी कार्ड पे जितना भी डेटा आता है, लाइक आपका जेंडर है, आपकी एज है, आपका एड्रेस है, आपकी पिक्चर है या आपका जो शादी का स्टेटस है, तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो इधर से ये वाला जो ऑप्शन है आपने चूज़ करना है। इसी तरह से कैंसिल करना चाहते हैं आईडी कार्ड वो भी इधर से आप कर सकते हैं। और इसी तरह से NICOP के लिए न्यू कार्ड इशू करवाना चाहते हैं तो इधर से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से एप्लीकेशन तेज़ करना चाहते हैं तो ये वाला बटन चूज़ करेंगे। तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैं जो पहली सर्विस है स्टोलन या लॉस्ट वाली वो चूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कि एक्चुअल जो है एप्लीकेशन कैसे आगे मूव होती है। और एक्सपायर या मॉडिफिकेशन वाली जो कैटेगरीज़ हैं मैं इसलिए इसमें अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि
या टेस्टिंग नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है इनके दरमियान में जाके आपको फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी 2 या 3 स्टेप्स के बाद। उसके बाद जो बाकी स्टेप्स हैं फिर आप आगे मूव कर सकते हैं। जबकि ये जो कैटेगरी है लॉस्ट या स्टोलन वाली, इसमें एट द एंड आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जब आप सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो आखिरी स्टेप जो है एप्लीकेशन का वो है फ़ीस पेमेंट। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको जितने भी कॉमन जो स्टेप्स हैं वो आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ऑनलाइन आपको करके दिखा दूँगा एक्चुअली कैसे जो है परफॉर्म होता है। बाकी आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ये आपने जो ऑप्शन है वो चूज़ करने हैं। जी, तो स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू विंडो जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। और ये देखें न्यू एप्लीकेशन है, रीप्रिंट लॉस्ट की कैटेगरी में है। और ये स्टेप्स जो हैं ये हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल्स है, कार्ड डिलीवरी है, फ़ोटोग्राफ है, डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट अपलोड, इंफॉर्मेशन रिव्यू एंड पेमेंट। और ये देखें साथ साथ जो है एप्लीकेशन समरी जो है आपको यहाँ पे आ जाएगी। ट्रैकिंग आईडी आपका आ जाएगा, सिटीज़न नंबर, कार्ड टाइप और प्रायोरिटी और फीस जो है ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस होती जाएगी ये जो टेबल है ये आपका अपडेट होता जाएगा। और ये स्टेप्स जो हैं आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है इसके अंदर, एप्लीकेशन डिटेल्स हैं। तो आपने अपना सिटीज़न नंबर जो इसको हम आईडी कार्ड कहते हैं वो आपने इंटर करना है, या NICOP कार्ड की कैटेगरी में अप्लाई करना है NICOP कार्ड आपने यहाँ पे इंटर करना है, नंबर इंटर करना है। आपने साइड पे क्लिक करना है तो सी सिटीज़न नंबर वेरीफाइड योर कार्ड टाइप इज स्मार्ट आईडी का ऑप्शन आ जाएगा कि आपका जो नंबर है ये वैलिड है। उसके बाद आपने प्रायोरिटी यहाँ पे चूज़ करनी है, नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई करना है, अर्जेंट या एग्जेक्टिव। तो लाइक मैं नॉर्मल में अप्लाई करना चाहता हूँ, नॉर्मल पे टिक कर दूँगा। और और आप अपनी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग को तेज़ करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद भी ये जो प्रोसेसिंग कैटेगरी है चेंज कर सकते हैं। लाइक नॉर्मल में अप्लाई किया है तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद मैं इसे अर्जेंट भी कर सकता हूँ। तो नीचे आपको बता देगा योर कार्ड विल बी प्रोसेस्ड इन 31 वर्किंग डे, 31 वर्किंग डेज के अंदर आपका जो कार्ड है वो प्रोसेस होगा। और ये देखें साथ ही जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन फिल करते जा रहे हैं आपका जो टेबल है ये अपडेट होता जा रहा है। ये आपका सिटीज़न नंबर यहाँ पे इंटर हो गया, कार्ड टाइप स्मार्ट आईडी आ गई है, कैटेगरी आप रीप्रिंट करवाना चाहते हैं क्योंकि आपका जो कार्ड है वो लॉस्ट हो चुका है, प्रायोरिटी आपने नॉर्मल रखी है और फीस अभी इसकी कितनी है 750 है। ये फ़ीस है एप्लीकेशन फ़ीस। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो 160 रुपीज़ इसके अंदर मज़ीद जो आपके डिलीवरी चार्जेस है वो भी ऐड हो जाएंगे। फॉर नेम और सर नेम का ऑप्शन आ गया है। तो फॉर नेम और सर नेम मैंने पहले आपको बता दिया है कि आपने कैसे जो है आपका जो नाम है वहाँ से कैसे फॉर नेम और सर नेम आपने चूज़ करना है। और मज़ीद अगर नहीं समझ आई तो आप ये जो क्वेश्चन मार्क का जो आइकन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करें तो ये आपको बता देंगे कि एक्चुअली फॉर नेम आपने कैसे लिखना है। लाइक और मज़ीद रहनुमाई आप इस स्लाइड से ले सकते हैं जो कि मैंने पहले आप लोगों को डिस्क्राइब कर दी है। उसके बाद आपने क्या करना है, मोबाइल नंबर आपने अपना देना है यहाँ पे, ज़ीरो के बगैर आपने मोबाइल नंबर लिखना है। और उसके बाद 4 डिजिट स्मार्ट कार्ड पिन जो है आपने यहाँ सिक्योरिटी कोड जो है वो आपने लिखना है। तो इससे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है आप आइकन पे क्लिक करें और देखें एक्चुअली क्या है। 0 से 9 तक आपने कोई भी 4 हिंट से जो है वो आपने सिक्योरिटी कोड चूज़ करने हैं। मिसाल के तौर पर उसने बताया 4573, तो ये आपने जो है चूज़ करने हैं और यहाँ पे इंटर करने हैं। उसके बाद जो आप चूज़ करेंगे इसे री इंटर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो सेकंड स्टेप पे हमारी एप्लीकेशन चली जाएगी, वो है कार्ड डिलीवरी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारा जो कार्ड है हम किधर नादरा वाले किधर डिलीवर करेंगे। सबसे पहले है कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है, लाइक कंट्री मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद है कि किस एड्रेस पे आपका जो कार्ड है वो भेजा जाए, लाइक परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस पे करना है तो जैसे कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लें। परमानेंट करना है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लें। और इधर एक और चीज़ काबिल गौर है कि एक बटन है नेक्स्ट का, नेक्स्ट पे करेंगे तो अगला स्टेप जो है एप्लीकेशन का उस पर आपकी विंडो जो है ओपन हो जाएगी। और एक और ऑप्शन है सेव एंड एग्ज़िट का।
इससे मुराद ये है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ क्विट करना चाहते हैं, एग्ज़िट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं बाकी जो स्टेप्स है बाद में परफॉर्म करूँगा, तो आप सेव एंड एग्ज़िट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सेव एंड एग्ज़िट पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितनी आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर चुके होंगे, लाइक आपने 2 स्टेप अभी तक फिल किए हैं, तो आपका जो डेटा है वो रिमेन रहेगा और आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। तो अगर आप सेव एंड एग्ज़िट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है वो लॉगिन पेज पे दोबारा ले जाएगा। जब दोबारा आप लॉगिन होंगे कुछ टाइम के बाद, तो आपने न्यू एप्लीकेशन पे नहीं जाना बल्कि एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। लाइक जैसे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आपकी एक एप्लीकेशन है जिसका ट्रैकिंग आईडी ये है, और ये देखें आपकी इन प्रोसेस के अंदर आ रही है। तो इसको आप दोबारा से एडिट करना है, आपने उस फेज़ पे लेके जाना है। तो ट्रैकिंग आईडी पे क्लिक करेंगे तो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद देखें कि जिस टैब पे आपने अपनी एप्लीकेशन को एग्ज़िट किया था, क्विट किया था, तो ये आपकी वही स्टेप जो है आपका दोबारा से ओपन हो जाएगा। कार्ड डिलीवरी वाला जो स्टेप था हमारा वो दोबारा ओपन हो गया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन का जो थर्ड स्टेप है वो है फ़ोटोग्राफ से रिलेटेड, कि आपने जो अपने आईडी कार्ड या नई सीओपी पे जो फ़ोटोग्राफ लगानी है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो नादरा की गाइडलाइंस के मुताबिक जो फ़ोटो है वो कैसे अपलोड करनी है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में, इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर या सेक्शन नंबर 7 में मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि आपने कैसे अपनी फ़ोटो को एडिट करना है नादरा की गाइडलाइंस के मुताबिक, और फिर इसे कैसे अपलोड करना है। तो अगर आपने वो सेक्शन नहीं देखा तो आप लाजमी उसको देखें और उसके मुताबिक जो है फ़ोटो अपनी एडिट करें। अगर आप एडिट नहीं करेंगे इसके मुताबिक तो आपकी जो फ़ोटो है वो अपलोड नहीं होगी और आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे अगले स्टेप पे प्रोसेस नहीं होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे देखें जैसे जैसे हम फॉरवर्ड होते जा रहे हैं, हमारे जैसे जैसे स्टेप मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं एप्लीकेशन के, ये जो टेबल है ये अपडेट हो रहा है। ये देखें ट्रैकिंग आईडी आपकी आ गई है, सिटीज़न नंबर आपका ऐड हो गया है, प्रायोरिटी आपने नॉर्मल रखी थी वो आ गई है, फ़ीस आपकी 910 रुपये यहाँ पे ऐड हो गई है। 910 के अंदर आपके डिलीवरी चार्जेस भी, जैसे ही आपने डिलीवरी चार्जेस की इन्फॉर्मेशन दी है वैसे ही आपका जो टेबल है ये अपडेट हो गया है। अच्छा, फ़ोटोग्राफ सेक्शन में ये देखें कि जैसे आप अपनी फ़ोटो को एडिट कर लेंगे तो यहाँ से आपने चूज़ करना है फ़ोटो को और आपने अपलोड कर देना है। जी, तो फ़ोटो आपकी सक्सेसफुली अपलोड होगी है। अगर कोई एरर आता है तो आपने उस एरर के अकॉर्डिंग उसको ठीक करना है, उसको एडिट करना है और दोबारा से आपने चूज़ और अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स वाला जो फेज़ है, स्टेप नंबर 4 है एप्लीकेशन का, वो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो के सेक्शन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैंने डिटेल में ये बताया है कि हमने एप्लीकेशन से रिलेटेड कौन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं कौन कौन से लगेंगे, वो कैसे फाइंड करना है और कैसे अपलोड करने हैं। इसके लिए आपने हेल्प के सेक्शन में जाना है। हेल्प के सेक्शन में जाना है, विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाले टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद क्योंकि हमने CNIC की कैटेगरी चूज़ की हुई है मेन, तो CNIC पे क्लिक करना है। उसके बाद हमने जो हमारी क्यूरी है या जो सब सर्विस हमने चूज़ की थी कि आईडी कार्ड जो है वो स्टोल हो गया, लॉस्ट हो गया, वो हमने चूज़ करना है। जैसे माई आइडेंटिटी कार्ड इज़ स्टोलन या लॉस्ट, वो चूज़ किया है और उसका सी सोल्यूशन करना है। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये देखें, नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कार्ड विल बी इशू विद एग्जिस्टिंग डेटा, ओनली डेट ऑफ इशुएंस एंड एक्सपायरी डेट विल बी चेंज। तो इस एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन के अगेंस्ट जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं और डॉक्यूमेंट्स वाला जो स्टेप है एप्लीकेशन के अंदर वहाँ पे आपने अपलोड करने हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है ये देखें, इधर भी लिखा हुआ आ रहा है कि इम्पोर्टेंट कि डॉक्यूमेंट अपलोडिंग इज़ ऑप्शनल, कि ये जो एप्लीकेशन है इसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं ये ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहते हैं कोई तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसेस हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअली जो अपलोड है वो डॉक्यूमेंट कैसे होगा। 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट टाइप चूज़ करनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और उसे रिव्यू करना है।
लाइक इस ये जो एप्लीकेशन है इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट किस किस्म का हो सकता है। आपका कार लॉस हुआ, आपने एफआईआर कोई दर्ज करवाई है थाने में, पुलिस स्टेशन में, तो आप वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर जाना है और वहाँ पे कैटेगरी जो है मोस्ट रेलिवेंट कैटेगरी आपने चूज़ करनी है। लाइक ये देखें इधर पुलिस रिपोर्ट है, तो पुलिस रिपोर्ट आप चूज़ करें। उसके बाद जैसे हमने तस्वीर अपलोड की थी इसी तरह से चूज़ के बटन पर क्लिक करेंगे, वो इमेज आपने यहाँ पे चूज़ करनी है, उसके बाद अपलोड करनी है। जो जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगर उसके मज़ीद आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो दूसरा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप है वो आप चूज़ करेंगे, कैटेगरी चूज़ करेंगे, उसके बाद चूज़ करेंगे यहाँ से अपलोड करेंगे फाइल इमेज जो है, उसके बाद वो जो आपकी जो फाइल होगी वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसा ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो फिंगरप्रिंट अपलोड वाला जो स्टेप है वो आपके सामने आ जाएगा। फिंगरप्रिंट अपलोड का जो सेक्शन है, जो स्टेप है, इसमें हमने जो अटेस्टर फॉर्म है वो यहाँ से डाउनलोड करना है, उसे फिल करना है और फिर यहाँ पे अपलोड करना है। तो डाउनलोड करने से रिलेटेड और फिल करने से रिलेटेड और अपलोड करने से रिलेटेड सेक्शन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें इससे डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है कि टेस्टर फॉर्म को हमने कैसे डाउनलोड करना है, फिल करना है और अपलोड करना है। तो मज़ीद थोड़ा सा ओवरव्यू में दे देता हूँ कि डाउनलोड आपने कैसे करना है। ये जो हेयर का लिंक है, यहाँ से आपने जो आपका जो टेस्टर फॉर्म है वो डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद A4 साइज़ या लेटर साइज़ का जो पेज है उस पर आपने आपका जो टेस्टर फॉर्म है उसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने क्या करना है, उसको फिल करना है। और फिल कैसे करना है, ब्लैक इंक से आपने उसको फिल करना है और उससे रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज हैं वो सेक्शन नंबर 6 के अंदर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वो आप उसको लाजमी देखें वीडियो को। और उसके बाद है कि आपने अपलोड कैसे करना है। अपलोड तो फिल करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी जो आपका जो टेस्टर फॉर्म है उसे स्कैनर से स्कैन करना है। और स्कैन करने से पहले जो स्कैनर की सेटिंग्स है उसमें DPI की जो वैल्यू है, सेटिंग्स में जाके DPI की जो वैल्यू है उसे 600 कर देना है। 600 करने के बाद आपने इमेज को स्कैन कर लेना है और अपने पास जो इमेज है वो सेव कर लेनी है JPG या PNG फॉर्मेट में, और उसका जो साइज़ है वो 5 MB से ज़्यादा ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास फाइल पड़ी हुई है, इमेज है, वो आपने चूज़ करनी है और यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे और अगर नादरा की गाइडलाइंस के मुताबिक आपका टेस्ट फ्राम हुआ तो वो जो पिक्चर है आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। अगर उसमें कोई मसला हुआ, साइज़ का मसला हुआ या DPI लेवल कम हुए तो आपको एरर आ जाएगा। आपने उसके मुताबिक जो है, एरर के मुताबिक उसे रिजॉल्व करना है एरर को, और उसके बाद दोबारा से तस्वीर अपलोड करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन रिव्यू वाला जो स्टेप है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन रिव्यू के अंदर क्या है कि जितने भी स्टेप्स आपने ओके कर लिए हैं, फिल कर लिए हैं, उन सब की समरी जो है वो आपको दिखाई जाएगी कि अब आप देख लें कि इसमें कोई अगर एरर है या मिस्टेक है तो आप उस स्टेप पे जाके उसको ठीक कर लें। ये देखें पर्सनल डिटेल्स आ गई हैं सारी, और जो आपकी फ़ोटोग्राफ आ गई है या आपका टेस्टर फॉर्म आ गया इधर। उसके अलावा जो आपने कार डिलीवरी डिटेल दी थी कि जी परमानेंट एड्रेस पे मुझे भेज दें, वो अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो दोबारा से बैक, ये देखें बैक करें और उस स्टेप पे जाएं और वहाँ पे आप चेंज कर लें। और बाकी ये जो डेक्लेरेशंस हैं ये आपने फिल करनी है, लाइक ये चेक बॉक्सेस जो आपने चेक करने हैं, और उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये जो सेटिंग्स है, ये देखें नोट दिया हुआ है कि पेमेंट करने से पहले पहले आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जब आप पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओके हो जाएगी, उसमें आप एडिट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन पेमेंट करने के बाद एक चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, वो है प्रोसेसिंग कैटेगरी। कि अगर आपने नॉर्मल में अप्लाई किया तो आप उसे अर्जेंट कर सकते हैं, अर्जेंट में अप्लाई किया तो उसे आप एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी एडिट नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। तो जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे पेमेंट का जो स्टेप है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप ई सहूलत फ्रेंचाइज़ के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो ई सहूलत फ्रेंचाइज़ पे विज़िट करें, अपने एप्लीकेशन आईडी बताएं और वहाँ पे आप उसकी जो पेमेंट है, लाइक 910 रुपये बनते हैं तो आप 910 जो है वो आप पे कर दें वहाँ पे।
और ई सहूलत फ्रेंचाइज आपने अपने इलाके में कैसे लोकेट करनी है, कैसे फाइंड करनी है, वो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बड़ी डिटेल में जो है वो डिस्कशन उसके बारे में हो चुकी है। इस वीडियो के सेक्शन नंबर 4 को जाके अब लाजमी देखें अगर आपने इस सहूलत फ्रेंचाइज के थ्रू पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है, तो टर्म्स एंड कंडीशन की जो विंडो है आप लोगों के सामने विजिबल हो जाएगी। आपने इसे सिलेक्ट करना है और 3 से 4 सेकंड के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का जो बटन है इनेबल हो जाएगा, इस पर क्लिक करना है। जो जितनी पेमेंट आपने पे करनी है वो यहाँ पे ऊपर लिखी हुई आ जाएगी। 9-10 पेमेंट आपने करनी है। उसके बाद कार्ड नंबर आपने एंटर करना है, सिक्योरिटी कोड आपके कार्ड के बैक साइड पे लिखा हो तो वो आपने एंटर करना है, एक्सपायरी डेट जो है कार्ड की एंटर करनी है। उसके बाद आपने ये जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन है ये प्रोवाइड करनी है। तो जैसे ही कंफर्म एंड पे के बटन पे क्लिक करेंगे आपके अमाउंट, आपके कार्ड से जो अमाउंट है वो आपकी पे हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन जो है और एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। जी, तो जैसे ही आप फ़ीस जो है पे कर देंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी और नादरा के रिप्रेजेंटेटिव के पास चली जाएगी। विद इन 48 आवर्स जो है वो आपको रिप्लाई करेंगे, आपको ईमेल आ जाएगी। अगर तो आप की जो आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की है उसमें सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड लगाए थे, तो आपको जो है वो अप्रूवल की ईमेल आ जाएगी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो चुकी है और आपका जो कार्ड है वो प्रिंटिंग के लिए जा चुका है। लेकिन अगर कोई इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस थे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मिस थे या कोई भी इशू था, तो आपको उससे रिलेटेड जो है ईमेल कर दी जाएगी कि काइंडली आप इस ईमेल का रिप्लाई करें और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मिस थे वो आप हमें ईमेल के रिप्लाई में अटैच करके भेजें। तो वो दोबारा से नादरा के रिप्रेजेंटेटिव के पास ईमेल जाएगी, 48 आवर्स के अंदर जो है आपको प्रोसेस करेगा और अगर आपने ठीक डॉक्यूमेंट सेंड किए हुए तो आपको जो है एप्लीकेशन अप्रूवल की ईमेल आ जाएगी। मज़ीद ये कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं, लाइक ये इस एप्लीकेशन के लिए जो स्टेप्स 7 स्टेप्स में ये एप्लीकेशन कंप्लीट हुई है, इसी तरह से अगर मॉडिफिकेशन की कोई एप्लीकेशन होगी तो उसमें हो सकता है कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो ज़्यादा हों और ये भी मुमकिन है कि जो इनका सीक्वेंस है वो भी चेंज हो। लाइक मॉडिफिकेशन की जो कैटेगरी में जब हम कोई एप्लीकेशन देंगे तो पेमेंट का जो स्टेप है वो दरमियान में आता है, तो आपको पेमेंट पहले करनी पड़ती है, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फिंगरप्रिंट और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप बाद में अपलोड करेंगे, पहले पेमेंट करेंगे। तो सीक्वेंस और जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट है, लेकिन मोस्टली जो कॉमन स्टेप्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं वीडियो के सेक्शन 1 से 7 तक। जितने भी कॉमन क्या आपने अपनी फ़ोटोग्राफ कैसे एडिट करनी है, टेस्टर फॉर्म अपने कैसे फिल करना है, अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, जिस तरह से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं, जो ई सहूलत फ्रेंचाइज सेंटर्स हैं वो आपने कैसे जो है वो फाइंड फाइंड करना है और आपने जो पेमेंट है वो कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपसे डिस्कस हो चुकी हैं। इसके अलावा मज़ीद अगर किसी को कोई इशू हो एप्लीकेशन सबमिट करने में किसी भी स्टेप में, तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी जो क्वेरी है वो दे सकता है। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। मैं कोशिश करूँगा कि विद इन 1 to 2 आवर आप लोगों को रिप्लाई कर दूँ। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।